दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इस समय टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है, आप लोग लगातार कर ही रहे हैं। इकाई 10 चल रही है। इकाई 10 में आत्मकथा और जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, इनका आपको विकास का वीडियो लेक्चर मिल गया है। और आज जो लेक्चर मिला है उस पर भी आप ध्यान दें, उसी पर आधारित देखते हैं। समय मिलेगा तो आज लाइव कक्षा होगी, अगर समय नहीं मिल पाता है तो लाइव कक्षा की जगह पर आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। ये पेपर आप देख रहे हैं, कल ये पेपर हुआ है 26/9/2021। ये पेपर है महाराष्ट्र पेट का, कल पेपर हुआ है। तो कई लोगों का बार बार फ़ोन आ रहा था, कई लोगों ने पेपर भी भेजा कि सर इसे हल करा दीजिए। भाई डिमांड तो बहुत सारे लोगों की आती रहती है, क्योंकि समय का अभाव है। 13 नवंबर को परीक्षा भी है UPHESC का, उसकी भी डेट आ चुकी है। UGC नेट की भी परीक्षा जहां तक है अक्टूबर में 16, 17, 18 में किसी एक डेट में पड़ेगी। और सभी लोगों की तरफ ध्यान देना। तो चलिए 2 शिफ्ट में इस पेपर को हल करा देते हैं। पेपर इसलिए हल कराना भी ज़रूरी है कि रिसेंटली जो भी पेपर होते हैं उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें अगर आप पेपर हल कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको मदद मिल जाती है। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरे प्रश्न को देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिल जाती हैं और परीक्षा में सेम टू सेम वही प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो स्टेट की परीक्षाएं होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कामायनी के इड़ा सर्ग में नयन महोत्सव का प्रतीक किसे बताया गया है? श्रद्धा, देवांगना, इड़ा, लज्जा। देखिए यहाँ पर जब प्रश्न संख्या 1 आप कर रहे हैं, जब तक आप विस्तृत नहीं जानेंगे, केवल आंसर जानकर कोई मतलब नहीं होगा। सब ओर बितरने को मरंद, सब ओर बितरने को मरंद, उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, वह नयन महोत्सव का प्रतीक। जब तक आप पूरी पंक्ति नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उत्तर हो जाएगा आपका सी। किसके लिए यह पंक्ति कही गई, किसमें, इस पंक्ति में किसको नयन महोत्सव कहा गया है? तो इड़ा को कहा गया है। कामायनी में इड़ा ज्ञान विज्ञान संपन्न का प्रतीक है, कर्मरत है, सुसभ्य है, नयन महोत्सव की प्रतीक है, अम्लान नलिन की नौमाला के रूप में जानी जाती हैं। तो इड़ा स्पष्ट रूप से बुद्धिवाद के अतिरेक की प्रतीक है। आपका उत्तर होगा सी। जिसने भी पेपर भेजा है उन्होंने ए लगाया है, जो कि गलत है। साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोध व्यापार को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सी, अभिधा कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, व्याकरण का स्फोट सिद्धांत किस भारतीय काव्य सिद्धांत का आधार माना जाता है? उत्तर होगा सी, ध्वनि सिद्धांत। देखिए व्याकरण शास्त्र में ध्वनि को स्फोट व्यंजक माना गया है। आपको पता भी होगा, जहां तक है, ध्वन्यते इति ध्वनिम, ध्वन्यते इति ध्वनिम, अर्थात ध्वनि सिद्धांत जो व्यंग्यार्थ को ध्वनित करे वही ध्वनि है। और इसी कारण ध्वनि व्यंजक शब्द ही बोधिका है। तो व्याकरण का स्फोट सिद्धांत किस भारतीय काव्य सिद्धांत का आधार माना जाता है? आपका उत्तर होगा सी, ध्वनि सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देखें। निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित गर्भ संधि का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर गर्भ संधि, बहुत सारे लोग तो गर्भ संधि का नाम ही नहीं सुने होंगे। गर्भ संधि नाटक से संबंधित है। कुल गर्भ संधियों की बात करें तो 5 संधियां होती हैं। कुल गर्भ संधियां कितनी होती हैं? 5। अगर आपको नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी पेन लेकर बैठें। पेपर को हल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बहुत सारी नई चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। सिर्फ उत्तर जान लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इस टेस्ट सीरीज को हम 2 भागों में आप तक पहुंचाएंगे। एक भाग में देखते हैं 50 प्रश्न आज करा देंगे, 50 कल करा देंगे आपको, लेकिन विस्तृत चलेंगे। तो नाटक की 5 संधियां हैं। कौन कौन सी? मुख्य संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। अब यहां पर हमको बात करना है गर्भ संधि की।
गर्भ संधि यानी प्रत्याशा और पताका से मिलाकर बना गर्भ संधि। गर्भ संधि उसे कहते हैं जहां पर दिखलाई देकर या दिखाई देकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है, वहां होता है गर्भ संधि। गर्भ संधि के कुल 12 भेद होते हैं। गर्भ संधि के कुल 12 भेद होते हैं। अभूताहरण होता है, मार्ग होता है, रूप होता है, मार्ग देखिए यहाँ पर मार्ग लिखा हुआ है, मार्ग होता है, रूप होता है, उदाहरण होता है, उदाहरण भी है, क्रम होता है, संग्रह होता है, अनुमान होता है, तोटक होता है, अधिबल होता है, उद्वेग होता है, संभ्रम होता है और अच्छेप होता है। कुल मिलाकर 12 होते हैं। इनमें से आपका उत्तर होगा डी, प्रगमन नहीं होता है। तो गर्भ संधियां कितनी होती हैं? 5। मुख्य संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि, निर्वहन संधि। इन संधियों में अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से किस संधि में सबसे अधिक भेद हैं, तो सबसे अधिक भेद हैं निर्वहन संधि में, 14 भेद हैं। मुख संधि में 12 भेद होते हैं, प्रतिमुख में 13 होते हैं, गर्भ संधि में 12 है, विमर्श संधि में 13 है और निर्वहन संधि में 14 है। अगला प्रश्न, कवि की अंतः प्रज्ञा ही काव्य में रूपायित होती है, यह किसकी मान्यता है? उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने उत्तर लगाया गलत है, उत्तर होगा यहाँ पर सी, क्रोचे। किसकी मान्यता है? क्रोचे की मान्यता है। देखिए क्रोचे का अभिव्यंजनावाद आपने पढ़ा होगा। जब मैंने अभिव्यंजनावाद पढ़ाया है क्रोचे का, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में आत्मा की दो प्रवृत्तियों को स्वीकार किया। 2 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी? ज्ञानात्मक यानी सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। ज्ञानात्मक के भी 2 भेद माना और व्यवहारिक के भी 2 भेद माना। जो ज्ञानात्मक के 2 भेद उन्होंने माना, वो पहला भेद है सहजानुभूति या अंतः प्रज्ञात्मक क्रिया, और दूसरा माना तार्किक क्रिया। वही व्यवहारिक में उन्होंने आर्थिक क्रिया और नैतिक क्रिया माना। तो ज्ञानात्मक सिद्धांत के ही तहत उन्होंने कहा कि कवि की अंतः प्रज्ञा ही काव्य में रूपायित होती है। आपका उत्तर होगा सी। कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद पर किसके विचारों का प्रभाव माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, हीगल का प्रभाव माना जाता है। जहाँ पर विस्तृत बताने की जरूरत है वहाँ पर आपको हम विस्तृत लेकर चलेंगे। संप्रेषण को आई ए रिचर्ड्स किस तरह की प्रक्रिया मानते हैं? तो संप्रेषण को उन्होंने सचेतन माना है। उत्तर हो जाएगा 7 का ए, सचेतन माना है। निम्न में से कौन सा जनपद ब्रज भाषा के क्षेत्र में है? ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं होगी। तो 8 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, आगरा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुई है। 1 अक्टूबर 1961 में। वैसे इसकी स्थापना के बारे में पहले ही विचार 60 में हो चुका था, लेकिन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई है। अब हो सकता है आयोग 60 भी रख दे, क्योंकि बात पहले ही हो गई थी, प्रारूप पहले ही तैयार हो गया था, प्रतिवेदन पहले ही जा चुका था 60 में ही, दिसंबर 1960 में। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, पंजाबी देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो 1918 ईस्वी में एडविन ग्रीव्स ने इसे लिखा है। बंगदूत पत्रिका का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? उत्तर हो जाएगा 10 मई 1829। सी होगा आपका। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, यह तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चित है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। सी होगा। असाहित्य द्वारा लिखित हंसावली की भाषा क्या होगी? मोतीलाल मेनारिया का नाम आपने सुना होगा। मोतीलाल मेनारिया ने इसे पूर्ण रूप से माना कि इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्कनी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो ख्वाजा बंदा नवाज का नाम आपने सुना होगा।
ख्वाजा बंदा नवाज की जो रचना है मिराजुल आशिकीन, वही दक्कनी की प्रथम रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से नृप शंभु की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मतिराम की रचना का नाम आपने सुना होगा, रसराज, ये मतिराम की रचना है। कंप्यूटर पर हिंदी के लिए सबसे उपयुक्त फॉन्ट कौन सा है? कई लोग कहेंगे कृतदेव है, कुछ लोग कहेंगे नहीं मंगल फॉन्ट अच्छा होता है। चाहे वो कृतदेव हो, चाहे वो मंगल फॉन्ट हो, चाहे वो शिवाजी फॉन्ट हो, जो भी फॉन्ट हो, सब के सब फॉन्ट किस पर आधारित होते हैं? यूनिकोड पर होता है। हर भाषा का एक यूनिकोड होता है और उसी यूनिकोड के ऊपर सारे फॉन्ट होते हैं। तो जो फॉन्ट होता है, असली जो फॉन्ट होता है, उसे कहा जाता है यूनिकोड। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना अनुदित है? आपने व्रजांगना नाम सुना होगा। व्रजांगना विलाप मैं नहीं कह रहा हूं, व्रजांगना की बात कर रहे हैं। व्रजांगना आपने सुना होगा, वो भी, और मेघनाथ वध, ये दोनों की दोनों रचनाएं बंगाली काव्य ग्रंथ हैं। उसी का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया है। तो अनुदित रचना यानी अनुवाद की हुई रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेघनाथ वध। अगला प्रश्न, कौन सी लंबी कविता नहीं है? अब कुछ लोग जल्दबाजी में कौन सी लंबी कविता है लगा देंगे, सरोज स्मृति है, कुछ लोग परिवर्तन लगा देंगे, कुछ लोग प्रलय की छाया लगा देंगे, लेकिन उत्तर हो जाएगा आपका डी, प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि रोला छंद में लिखित 1919 में प्रकाशित और वीणा काव्य संग्रह में संकलित पंथ की रचना है, जो कि एक लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जो पंक्ति है पंथ की, ये कौन सी कविता से है? प्रश्न संख्या 20। आपका उत्तर हो जाएगा ए, युगांत, 1935 में। पल्लो की नहीं, पल्लो 1940 में इसमें संकलित किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचना के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 22। आपका उत्तर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न को भी इन्होंने वृंदावन लाल वर्मा लगा दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, पानी के प्राचीर में किस गांव का चित्रण हुआ है? भाई राग दरबारी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पानी के प्राचीर यानी पांडेपुरवा। किस गांव का चित्रण हुआ है इसमें? तो पांडेपुरवा गांव का चित्रण हुआ है, रामदरस मिश्र का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखिए, पुनर्नवा आपने पढ़ा होगा। मृणाल मंजरी तो एकदम रटा हुआ है सभी लोगों को कि पुनर्नवा का है। अनाम दास का पोथा रैक को आख्यान आपने सुना होगा, उसी को रैक आख्यान कहा जाता है, अनाम दास का पोथा। रैक आख्यान यानी रैक को उसमें पात्र है अनामदास का पोथा में, जानश्रुति भी उसी में है अनामदास का पोथा में। लेकिन यहाँ पर जो डी होगा यही आपका सही उत्तर होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित पात्र कौन से? तो विरति वज्र। शार्ट स्टोरी के लिए कहानी पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रेमचंद ने किया है। अगला प्रश्न, उदयभान चरित को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न, निम्न में से देश विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है? अब कुछ लोग नहीं पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लेटर बॉक्स लगा देंगे, कुछ लोग बदला लगा देंगे, कुछ लोग शरणदाता लगा देंगे, लेकिन सही होगा आपका डी, दादी माँ। अभी 3-4 दिन पहले ही शिवप्रसाद जी को जो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो शिवप्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि दादी माँ उनकी पहली कहानी है, याद होगा आप लोगों को। निम्न में से कौन सी पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का प्रचार प्रसार हुआ? ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, कमलेश्वर की बात की है, वहीं पर पूरा आपको समझाया गया है कि सारिका है, माधुरी नहीं सारिका है।
आप अभी भी जो टेस्ट सीरीज आपके पास पड़ी है उनमें आप देख सकते हैं। निम्न में से मोहन राकेश का एकांकी कौन सा नहीं है? तो ताजमहल के आंसू। ताजमहल के आंसू किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। बकलम खुद, ये भी कई बार निबंध आप लोगों को कराया गया कि नामवर सिंह का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने देखा कि जिन्होंने पेपर भेजा है वो गलत लगा दिए, वियोगी हरि लगा दिए हैं। यहाँ पर उत्तर होगा आपका ए, नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर सिंधी, लहंदा, गुजराती, मराठी और इसके साथ बोलियां दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। तो अब देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो शायद आप लोगों के समझ में यहाँ पर आ जाएगा। सिंधी, सिंधी का इसमें कौन सा होगा? तो मध्य सिंध में बोली जाने वाली बोली है बिचौली, यानी पहले का कौन सा होगा? दूसरा होगा बिचौली। वहीं लहंदा, लहंदा का होगा चौथा खेत्रानी। गुजराती का अगर आप देखें तो अनावला गुजराती का है। मराठी की बात करें तो झारपी मराठी का है। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प सही होगा वो आप देखें, विकल्प आपका सही होगा पहला, पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का पांचवा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 2 4 1 5। अगला प्रश्न देखें। अब यहाँ पर पत्रिकाएं दी गई और उनके संपादक का नाम दिया गया, यही आपको सुमेलित करना है। माधुरी पत्रिका, माधुरी पत्रिका यहाँ पर अगर देश पत्रिका की सबसे पहले बात करें, देश पत्रिका है। देश पत्रिका 1920 में पटना से निकलती थी, जिसके संपादक थे राजेंद्र प्रसाद, यानी पहले का हो जाएगा आपका चौथा। वही माधुरी पत्रिका की बात करें 1921 में लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, जिसके प्रारंभ के संपादक थे विष्णु नारायण भार्गव, लेकिन बाद में संपादक हुए दुलारे लाल भार्गव। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प में लिखा है दुलारे लाल भार्गव, तो माधुरी का हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा पहला। चांद पत्रिका की बात करें तो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, 1923 से प्रारंभ हुई। रामरख सिंह सहगल इसके संपादक रहे हैं, बाद में महादेवी वर्मा, नंद किशोर तिवारी, नौजादिक लाल, ये सभी लोग रहे हैं। तो यहाँ पर चांद का उत्तर हो जाएगा, यानी सी का उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, रामरख सिंह सहगल। मतवाला की बात करें तो 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका है, इसके संपादक महादेव प्रसाद रहे हैं, महादेव प्रसाद सेठ, यानी डी का हो जाएगा पांचवा। बाकी शिवपूजन सहाय भी इससे जुड़े रहे हैं, निराला भी जुड़े रहे हैं, सभी लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प में दिया गया वो होगा आपका डी, महादेव प्रसाद सेठ। तो इस तरीके से आपका उत्तर कौन सा बनेगा? सी 4 1 2 5। अगला प्रश्न, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई, काव्य पंक्तियाँ और उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। नित्य जो ये पंक्तियाँ दी गई, यहाँ पर आप देखें कि ये पंक्तियाँ दी गई हैं, पूरा प्रश्न आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए और छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा आपको। तो नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच, विखरते सुख मणिगण श्रुतिमान। तो ये जो पंक्ति दी गई है आप यहाँ पर देखें, इनसे अगर मिलाने को कहा जाए तो बहुत ही आराम से आप इसको मिला सकते हैं। देखिए ये जो सतपुड़ा के जंगल से पंक्ति ली गई है, डी वाला, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, तो ये लिया गया है सतपुड़ा के जंगल से, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक आपको आता है तो उससे बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर उस तरीके से आपको हल कराते चलें तो मेरे ख्याल से और आसानी हो जाएगी। डी का आप देखें, डी का दूसरा किस में मिल रहा है? सिर्फ बी में मिल रहा है, तुरंत आपका उत्तर हो गया कि बी होगा। जिन लोगों के पास पेपर नहीं है ये, वो ज़रूर एक बार बता दें व्हाट्सएप पर, उनको ये पेपर हम भेज देंगे, उसे वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर हो जाएगा आपका बी,
5 2 1 3 जो मिलाने वाला है वो सीधे आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखें, 35 में भी मिलाने वाला है। सगुन पदार्थ सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो हुई। दूसरा दिया शब्द जीवतिथ अर्थ मन रसमय सुजय शरीर। तीसरा दिया जदप न दोष बिनु गुण सहित सब तन परम अनूप। और चौथा दिया सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अवरुद्ध। तो यहाँ पर जो सगुन पदार्थ दिया गया सोमनाथ का है, इसी से आप मिला सकते हैं कि डी का दूसरा होगा, डी का दूसरा होगा। तो डी वाले में देखें दूसरा कौन सा मिल रहा है, डी विकल्प में मिल रहा है, तो इस तरीके से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न, उदय शंकर भट्ट, श्याम नारायण पांडे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, और इसके बाद ये रचनाएं दी गई हैं। तो कृष्णायन, यहाँ पर जो पहली रचना लिखी है कृष्णायन, द्वारिका प्रसाद मिश्र की है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें जो जौहर लिखा हुआ है, जौहर श्याम नारायण पांडे का है, मानसी उदय शंकर भट्ट का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिला सकते हैं और आपका उत्तर हो जाएगा डी। सी नहीं होगा, जिसने भी पेपर भेजा है ध्यान दें, सी नहीं होगा, डी होगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर छायावादी काव्य पंक्तियां दी गई हैं और नवीन उपमानों से सुमेलित कीजिए दिया गया है। विक्री अल के जो तर्क जाल, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मूर्त के लिए अमूर्त उपमान है। विक्री अल के, इसके लिए आप देखें तो मूर्त के लिए अमूर्त है, यानी पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, यानी पहले ही विकल्प में देखिए आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न, रहस्य कथा, यहां पर आप देखें प्रश्न संख्या 38 में रहस्य कथा दिया गया, सुंदर दिया गया, हृदय हारिणी दिया गया। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी घराऊ घटना किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही इन्होंने लगाया है। अगला प्रश्न, चूंकि मिलाने वाला है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाकर नहीं किया जा सकता। मुर्दों का टीला, रांगे राघो का जैसे यहाँ पर दिया गया, दिव्या यशपाल का दिया गया, तो इस तरीके से इन रचनाओं को दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा दिया गया है। तो इसको अगर आप मिलाएं तो मिलाने पर आपका उत्तर यहाँ पर देखें कि कौन सा होगा, सी बन रहा है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है, सी बन रहा है। अगला प्रश्न, कहानी दिया गया, सहज कहानी, समकालीन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, इनके प्रवर्तक कौन है? इन प्रवर्तक को मिलाना है। इसमें जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर, अब इस प्रश्न में कई लोग भटक चुके हैं। पंच परमेश्वर बिल्कुल प्रेमचंद जी ने लिखा, लेकिन पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव ने भी लिखा है, रांगे राघव ने भी लिखा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ए का हो जाएगा आपका चौथा, और ए के चौथे से ही देखिए पहला विकल्प आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर नाटक दिए गए हैं और कैसा नाटक है, कौन सा गीत नाट्य है, कौन सा एकांकी है, कौन सा भाण है, कौन सा नाटिका है, कौन सा प्रहसन है। यहाँ पर जिन लोगों ने पेपर दिया है वो मिला लें। प्रश्न संख्या 42 में आपका जो उत्तर बनेगा वह बनेगा बी। अगला प्रश्न, अशोक के फूल, यहाँ पर निबंध दिए गए, अशोक के फूल, साहित्य का श्रेय और प्रेय, तुम चंदन हम पानी, मिट्टी की ओर, यहाँ पर आप मिलाएंगे तो इस प्रश्न में आपका उत्तर बनेगा डी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर पत्रिका दी गई, समालोचक सुदर्शन, माधुरी और प्रभा। समालोचक पत्रिका यहाँ पर है, सुदर्शन है। सुदर्शन तो आप जानते हैं 1900 में काशी से प्रकाशित हुई, देवकी नंदन खत्री इसके संपादक रहे हैं। वहीं प्रभा कानपुर से प्रकाशित हुई, बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं इसके संपादक। माधुरी 1900 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, इसमें 1903 ईस्वी में, भले ही 1900 से प्रकाशित हुई लेकिन 1903 ईस्वी में इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। तो यहाँ 44 का उत्तर आपका बनेगा डी 3 4 5 2, इसे भी इन्होंने गलत किया है, उत्तर होगा डी 3 4 5 2, मिला लीजिएगा। काव्यादर्श, चंद्रालोक, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर, ये किसकी रचनाएं हैं?
इन रचनाओं को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 45 का उत्तर आप मिला लीजिएगा, सी होगा 2 3 4 1। भाई जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके लिए आसान है, जिनके पास पेपर नहीं है वो उत्तर को लिखते चलें और बताएंगे तो व्हाट्सएप पर उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। अपना नाम लिखकर आप व्हाट्सएप करेंगे और लिखकर भेज दीजिए कि सर पेपर चाहिए, तो वो पेपर आपको उपलब्ध करा देंगे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द सीक्रेट वुड, एस्थेटिक, बायोग्राफिया, लिटरेरिया, कई बार ये प्रश्न कराए जा चुके हैं। बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, उत्तर होगा बी 2 3 4 1। पृथ्वीराज की आंखें जो कि रामकुमार वर्मा का है, साहब को जुकाम है उपेंद्र दास का है, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का है, मम्मी ठाकुरानी लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे जब आप, तो आपका उत्तर बनेगा बी। इन्होंने सही लगाकर और इसके बाद में काट दिया है, जबकि उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलाने वाले, ध्यान दीजिए। अरस्तु, लोंजानस, इलियट और एलेंटेड, ये जो मैंने आप लोगों को 28 29 जो संस्थापक का मैंने लिस्ट दिया था, आप देखेंगे तो उसी लिस्ट में सारी चीज़, उदात्तवाद के संस्थापक कौन है, विरेचनवाद कौन है, विरेचन के कौन है, तनाव किसका है, परंपरा किसका है, विसंरचना किसका है, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर मिलाएंगे, आपका उत्तर होगा ए 2 1 4 3। कृष्णा सोबती, वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, शंकर शेष, यहाँ पर आपको मिलाना है। कोणार्क, कोमल गांधार, अशोक का शोक, जिंदगी नामा, झांसी की रानी, जब सुमेलित करेंगे तो आपका उत्तर होगा ए 4 5 1 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 में देखें। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, धर्मवीर भारती, जिसमें रचनाएं दी गई बभ्रुवाहन, सिद्धराज, कनुप्रिया, चिंता, संशयात्मा, इनमें से जब आप मिलाएंगे तो आपका उत्तर होगा डी। बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, 50 का उत्तर डी होगा। अब 51 से देखें, यहाँ पर आप समय दीजिए, चीज़ों को देखिए, पूरा विस्तृत लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। निर्गुण भक्त कवियों की रचनाओं का संगत जोड़ा कौन सा है? उत्तर होगा बी। निर्गुण भक्ति की बात हो रही है। निर्गुण भक्ति में आप बात करें तो जैसे वीजक कबीर का है, अंगवधु, अंगवधु हम देखें तो अंगवधु किसका है? दादू दयाल का है। रहिरास की बात करें तो रहरास साहब का है। ज्ञान समुद्र की बात करें तो सुंदरदास का है। अब इनका क्रम अगर देखें तो 1938 आएगा, 1944 आएगा, 1398 आएगा, 1544 आएगा, 1596 आएगा। तो इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखें, आदिकाल के कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? तो 52 का उत्तर बिल्कुल इन्होंने सी लगाया, सही है। स्वयंभू, धनपाल, अब्दुल रहमान, राम सिंह। आदिकालीन श्रृंगार प्रधान रचनाओं का संगत जोड़ा कौन सा होगा? श्रृंगार की बात किसमें की गई है? तो आप देखेंगे विसल देव रासो है, राहुल बेल है, ढोला मारूरा दोहा है, वसंत विलास है। ये सब श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, रामानंद के शिष्यों का सही संगत वर्ग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर जन्मकाल के अनुसार इन्होंने प्रश्न दिया है, 54 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। जन्मकाल के अनुसार दिया गया है। पहले कबीर होंगे, उसके बाद पीपा होंगे, फिर रैदास होंगे और फिर कृष्णदास होंगे। निम्नलिखित में से भाषा की विशेषताओं का संगत वर्ग कौन सा होगा? तो पहला ही सही है। भाषा का अंतिम स्वरूप होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया भी है। टेस्ट सीरीज में मैंने दिया था पॉइंट वाइज करके कि भाषा के बारे में निम्न में से सत्य विकल्प कौन से हैं। भाषा का अंतिम स्वरूप कौन सा है? दूसरा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तीसरा, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। और चौथा, भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। विकल्प दिया था, याद करिए, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, घुमंतु लोगों द्वारा प्रयुक्त जिप्सी भाषा की उपबोलियां कौन सी हैं?
मैंने बहुत ध्यान दिया, लेकिन जिप्सी भाषा का ये समझ में मेरे नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। भाई देखिए, कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है या सारी चीज़ें तुरंत ध्यान में आ जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 56, और अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। अल्प प्राण व्यंजनों का संगत वर्ग कौन सा होगा? तो संगत वर्ग होगा आपका सी, ज, य, त और ब। किसी वर्ग का जो पहला और तीसरा होगा आप देखेंगे तो वो आपका अल्प प्राण होगा। जैसे ज की बात करें तो च, छ, ज, च वर्ग में तीसरा, त आप देखें पहला, वर्ग का पहला अक्षर, पा वर्ग में प, फ, ब, तीसरा ब आ गया, और यह भी हमारा अल्प प्राण होता है। तो इस तरीके से उत्तर हो जाएगा सी। लल्लूलाल की निम्नलिखित रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 58। देखिए, लल्लूलाल ने कुल 11 रचनाएं की हैं। जब आप पढ़ेंगे, वृजेंद्र अग्निहोत्री की रचना है, शायद आप लोगों को पता हो, हिंदी साहित्य का निकष। हिंदी साहित्य का निकष जिन लोगों ने पढ़ा है वो इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे। वृजेंद्र अग्निहोत्री ने लिखा है हिंदी साहित्य का निकष, और उसमें उन्होंने बताया है कि लल्लूलाल की जो रचनाएं हैं वो कुल 11 रचनाएं हैं, जिनमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी। लल्लूलाल की जो रचनाएं हैं वो होंगी माधव विलास। माधव विलास होगा जो उन्होंने 1817 में लिखा, राजनीति जो उन्होंने 1802 में लिखा है, और माधोनल उन्होंने 1801 में लिखा है। वहीं बैताल पचीसी की बात करें तो 1811 में इन्होंने लिखा है। यहाँ पर पहला इन्होंने लगाया, गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि चंद्रावली सदल मिश्र का है, लल्लूलाल का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं चंद्रावती वहाँ पर है, डी में भी आप देखें चंद्रावती है, तो ये दोनों विकल्प नहीं होगा। रामचरित भी लल्लूलाल का नहीं है, तो इस तरीके से हमारे तीनों विकल्प हट जाते हैं। उत्तर होगा सी, बी होगा, माधव विलास, राजनीति, माधोनल, बैताल पचीसी। अगला प्रश्न, भक्ति काल के प्रमुख नीति काव्यों का संगत वर्ग कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, संगत वर्ग डी होगा, क्योंकि कृपण चरित आपको पता हो ठाकुर सिंह का है। वहीं जमाल दोहावली की अगर बात करें तो जमाल का है। नौरस पद्मावली की बात करें तो बनारसी दास जैन ने लिखा है, और शालीभद्र चौपाई देखें तो राजसमुद्र ने लिखा है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। कविवर देव की रचनाओं का संगत जोड़ा कौन सा होगा? यहाँ पर ए इन्होंने लगाया है, बिल्कुल सही है, 60 का उत्तर ए हो जाएगा। 61 देखें, निम्नलिखित तारसप्तक के कवियों का सही वर्ग कौन सा होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रभाकर माचवे, नेमचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का संगत वर्ग है। चतुर्सेन शास्त्री का जो उपन्यास है वो कौन कौन सा है? इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा सी। इन्होंने बी लगाया है, गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ पर जो 42 लिखा हुआ है, 42 नाम से उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने लिखा है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने लिखा है 42, तो इसलिए पहला नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा। और रही बात पहले और चौथे की, तो पहले और चौथे में आप देखें यहाँ पर जो भिखारिन लिखा है, भिखारिन कविता है। भिखारिन क्या है? तो कविता है, इसलिए पहला भी नहीं होगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से रांगे राघव के उपन्यासों का सही जोड़ा कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी, रांगे राघव के उपन्यास इसमें से कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पर भी, मुर्दों का टीला, चीवर, अंधेरे के जुगनू, यशोधरा जीत गई।
यहाँ पर अगर हम पहले की बात करें तो रक्त की प्यास तो चतुर्सेन शास्त्री का है, ये हो ही नहीं सकता। विस्मृत यात्री इसमें लिखा है जो कि राहुल सांकृत्यायन का है, हो ही नहीं सकता। सिंह सेनापति भी नहीं होगा, ये भी चतुर्सेन का है। तो इस तरीके से उत्तर हो जाएगा 63 का बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित निबंधों का संगत वर्ग कौन सा है? उत्तर होगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य। ये क्या है? तो ये हो जाएंगे आपका निबंध में आ जाएगा। बाकी धरती धन अपना, ये देखिए निबंध यहाँ पर नहीं है। तमस है, यहाँ पर निबंध नहीं है। तमस यहाँ पर है, ये निबंध नहीं है। पिता कहानी है, राही कहानी है, सिर्फ निबंध का पूछा गया, तो 64 का उत्तर ए हो जाएगा। 65 देखें, प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककारों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो 65 का हो जाएगा आपका सी, ये प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककार हैं। निम्नलिखित संचारी भाव का संगत वर्ग कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 66, उत्तर हो जाएगा डी, शंका, चिंता, असूया और मद। जो 33 संचारी भाव हैं, उन 33 संचारी भावों में यह भाव है। जबकि सात्विक भाव 8 होते हैं, स्तंभ है, स्वेद है, स्वरभंग है, बेपथु है, वैबण है, अश्रु, रोमांस, प्रलय, ये सब सात्विक भाव हैं। जैसे यहाँ पर स्तंभ लिखा है, सात्विक भाव में आएगा। यहाँ पर आप देखें अश्रु, वैबण, ये क्या है? ये सब सात्विक भाव हैं। इसमें भी देखिए स्तंभ लिखा हुआ है, वैबण लिखा हुआ है, ये सब सात्विक भाव हैं। सिर्फ उसने पूछा कि संचारी भाव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कुबेरनाथ राय के निबंध कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा बी, निषाद योग नहीं बल्कि विषाद योग, कामधेनु, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी। 67 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखें, प्लेटो द्वारा रचित रचनाओं का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी की आत्मकथाओं का सही जोड़ा कौन सा होगा? यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, पूरा का पूरा प्रश्न। उत्तर हो जाएगा सी। सबसे पहले होगा मेरी जीवन यात्रा, फिर मेरा जीवन संघर्ष, क्या भूलूं क्या याद करूं, और मुड़ मुड़ के देखता हूं। मेरी जीवन यात्रा 1946 में जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन जी का, मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव का। तो इनमें से जो उत्तर बनेगा आपका वो बनेगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 देखें, निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर इन्होंने जो लगाया है ये सी होगा, बिल्कुल सही है। जिनके साथ जिया आपका हो जाएगा यहाँ पर, जिनके साथ जिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, अंतहीन आकाश, कितना अकेला आकाश, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखें, पद्मावत के खंडों का सही क्रम कौन सा होगा? यहाँ पर उत्तर होगा, इन्होंने डी लगाया है, गलत है, डी नहीं होगा। पद्मावत के खंडों का सही क्रम होगा सी। स्तुति खंड पहला खंड है, मान सरोदक खंड चौथा खंड है या चौथा अध्याय है कह सकते हैं। वहीं मंडप खंड 17वां है और नागमती वियोग खंड 30वां है। तो सही क्रम अगर देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो इस पेज तक 71 तक मैंने आपको करा दिया पहले भाग में, चूँकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, 38 मिनट का हो चुका है। बाकी दूसरे भाग में कल हम लोग बात करेंगे उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार से होता है। प्रश्न संख्या 72 से लेकर 100 तक कल के लेक्चर में आपको करा दिया जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए, ये टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसे आप हल कर सकते हैं, जिससे आपको नेट में और हायर में दोनों में आपको मदद मिल सकती है। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग कल मिलेंगे दूसरे भाग के साथ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।